प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बड़ा गुस्से वाला आदमी था। जो कोई भी आदमी बादशाह के असूलों की खिलाफवर्जी करता, बादशाह उस आदमी को कभी भी माफ़ नहीं करता था। दोस्तों, उसकी राया उस बादशाह को जालिम बादशाह के नाम से जानते थे। दोस्तों, वो बादशाह हर किसी को अपनी जूती की नोक पर रखता और उसकी सल्तनत की तमाम राया उससे बज़न और मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुकी थी। हर कोई उसकी बुराई ही करता था। कोई भी बादशाह को इतनी अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझता था। दोस्तों, जो भी आदमी बादशाह सलामत के पास अपना मसला लेकर जाता तो वो हमेशा ही गलत का साथ देकर सच्चाई को दबा देता था और एक मजलूम इंसान को सजा की भेंट चढ़ा देता। दोस्तों, ऐसे ही उस बादशाह ने बहुत से मजलूम इंसानों को फांसी पर लटका दिया था और जो जालिम होता था वो खुलेआम सीना चौड़ा करके वहां घूमता फिरता था और बादशाह खुद को खुदा के बराबर समझता था। दोस्तों, जिसके साथ जो दिल में आया बादशाह वही कर देता था। वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। दोस्तों, रब ताला ने बादशाह को औलादे नरीना भी अता की हुई थी। बादशाह की 2 मलकाएं थीं जिससे उसके 5 बच्चे थे। 2 शहजादे थे और 3 शहजादियां थीं। वो अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता था, जबकि यही बादशाह दूसरों की औलाद को भेड़ बकरियों की तरह मारता था। उनके साथ जो चाहे बुरा सलूक करता था। दोस्तों, लोगों पर जुल्म करना तो इस बादशाह के लिए बहुत आम बात थी। यही चीज अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको सख्त अजाब देने का फैसला किया, लेकिन बादशाह इस बात से मुकम्मल तौर पर गाफिल था। दोस्तों, बादशाह की दोनों बीवियां, खास तौर पर बड़ी मलका, हमेशा ही बादशाह को समझाती थी कि मेरे सरताज, आप लोगों पर जुल्म करना बंद करें। ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला जालिम को ढील तो दे देता है, लेकिन जालिम को उसकी सजा जरूर मिलती है। मुझे बड़ा डर लगता है कहीं आगे जाकर हमारे लिए मसले ना पैदा हो जाएं, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और अल्लाह पाक ने हमें तो औलादे नौरीना भी अता की हुई है। आज हम अगर किसी की औलाद पर जुल्म ज्यादती करेंगे तो कल को कोई हमारी औलाद के साथ भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर कल कला को हमारी बादशाहत खो गई तो हम तो ना तो इधर के रहेंगे और ना उधर के। लेकिन दोस्तों, वो सख्त मजाज बादशाह अपनी बेगम की बात को भी तरजीह नहीं देता था। एक रोज वो अपनी गद्दी पर बड़े गरूर से बैठा हुआ था और उसका बेचारा वजीर उसके सामने अदब से खड़े होकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं अपनी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं। दोस्तों, बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर कहने लगा, जाओ, तुम्हें जान की ईमान देता हूँ, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए वक्त नहीं है। दोस्तों, वजीर बेचारा जानता था कि जो बात वो करने जा रहा है वो शायद बादशाह को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, इसलिए उस बेचारे ने जान की ईमान मांगी थी और बादशाह ने भी उसे जान की ईमान दे दी थी। तो वजीर बोला, बादशाह सलामत, खुदा गवाह है, मैं आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचता। मैं आपकी शहजादियों और शहजादों के बारे में भी बड़े अच्छे ख्यालात रखता हूँ, लेकिन काफी दिनों से ये बात मेरे इल्म में आई है कि शहजादियाँ रात के वक़्त जब आप अपनी आरामगाह में तशरीफ ले जाती हैं तो वो फौरन महल से बाहर चली जाती हैं। और ये बात भी सुनने में आई है कि शहजादियाँ आपकी पीठ पीछे बदकारी जैसा घिनौना काम कर रही हैं और जिस घर में भी मर्द होते हैं वो वहां चली जाती हैं, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती हैं। दोस्तों, बेचारा वजीर कांपते कांपते ये सारी बात बोलकर खामोश हो गया और बादशाह के रद्द अमल का इंतजार करने लगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि बादशाह का रद्द अमल इतना संगीन और खतरनाक होगा। दोस्तों, बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। उसने जोरदार लात वजीर के सीने पर मारी, जिसकी वजह से
बेचारा वजीर जमीन पर ढेर हो गया और बेचारा बादशाह की तरफ देखने लगा। दोस्तों, बादशाह ने फौरन ही अपनी म्यान से तलवार निकाली और वजीर के गले पर रख दी, उससे पहले कि वो वजीर का सर धड़ से अलग कर देता। वजीर फौरन बोलने लगा, बादशाह सलामत, क्या आप भूल गए हैं? आपने मुझे जान की ईमान दी थी, इसलिए तो मैंने ये आपसे बात कही थी। आप मुझे इस तरह मार नहीं सकते। दोस्तों, फौरन बादशाह को याद आ गया कि उसने तो वजीर को जान की ईमान दी थी, इसलिए वो फौरन ही रुक गया, वरना वो तो वजीर का सर धड़ से अलग कर ही चुका होता। वो एकदम ही रुक गया और गुस्से के आलम में उसने अपनी तलवार को वापस म्यान में रख लिया, जबकि वजीर बेचारा जैसे तैसे खड़ा हो गया और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात बिल्कुल हकीकत है। जब आप अपनी आरामगाह में जाते हैं तो शहजादियां पीछे से निकल जाती हैं। जिस घर में भी उनको कोई हट्टा कट्टा और मजबूत मर्द नजर आता है, वो उसके अंदर चली जाती हैं और बदकारी करती फिरती हैं। दोस्तों, वजीर दोबारा एक बार फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहने लगा। बादशाह का गुस्से से बुरा हाल था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वजीर का सर धड़ से अलग कर दे, क्योंकि बादशाह की औलाद उसके लिए सबसे अहम थी। और ऐसी बेहुदा बात जब उसने अपनी शहजादियों के बारे में सुनी तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसका रद्द अमल भी इतना खतरनाक सामने आया था। दोस्तों, इससे पहले कि बेचारा वजीर कुछ और कहता, बादशाह बोला, अगर तुम अपनी जान की ईमान चाहते हो तो चुप कर जाओ और यहाँ से चले जाओ। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा यकीन है, मेरी शहजादियाँ इतना गलत काम कभी नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी गुस्से की तबीयत की मालिक हैं, लेकिन वो ऐसा गंदा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है, मुझे अपनी शहजादियों पर अपनी जान से भी ज्यादा यकीन है। इस वक्त मैं सल्तनत का बादशाह नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ। दोस्तों, वजीर ने एक बार फिर से उसको समझाना चाहा और कहा कि बादशाह सलामत, ये बात मैं हरगिज़ आपसे नहीं कहता। अगर ये बात बार बार मेरे सामने नहीं आती, ये बात एक सिपाही ने नहीं बल्कि 10 सिपाहियों ने मुझे अलहदा-अलहदा बताई है, क्योंकि वो तो महल के दरवाजों पर पहरा दे रहे होते हैं। उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी। मैं तो आपसे मुदबाना अर्ज करता हूँ कि एक बार आप इस बात की तहकीक कर लें, इसके बाद अगर कोई दूसरी बात करें तो मुझे जो चाहे सजा दे दें। दोस्तों, वजीर की बात सुनकर बादशाह खामोश हो गया, क्योंकि वजीर की बात में दम था। उसने घुर्राते हुए कहा, एक बात याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली और मेरी बेटियों ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ और जो तुमने इल्जाम उन पर लगाया है, अगर वो गलत साबित हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। दोस्तों, वजीर कुछ बोलता उससे पहले ही बादशाह उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। बादशाह का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में ये बात मुकम्मल तौर पर घूम रही थी। उसके लिए हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि शहजादियां बड़े अलग मिजाज की औरतें थीं। उनकी तबीयत बादशाह की तरह गुस्सैल थी, लेकिन वो हरगिज ऐसा काम नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वो दीनदार तबीयत की मालका थीं। लेकिन बादशाह को समझ नहीं आ रही थी आखिर ऐसी बात क्यों सामने आ रही है और उनकी बेटियां गलतकारी क्यों कर रही हैं, जबकि वो अच्छे तरीके से जानता था कि मेरी बेटियां ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन वजीर की बात में भी दम था। वजीर कोई ऐसी बात बगैर सोचे समझे नहीं कर सकता था। यही तमाम बातें मिलकर बादशाह को परेशान कर रही थीं। इसलिए बादशाह ने तहैया कर लिया कि वो वजीर की बात की तह तक जरूर पहुंचेगा और इस बात का पता लगाएगा कि आखिर मामला है क्या, जिसकी वजह से वजीर ने उसकी शहजादियों के बारे में इस तरह की गंदी गुफ्तगू की है। दोस्तों, फौरन ही उसने अपनी कनीजाओं में से एक बड़ी वफादार और सबसे पुरानी कनीज को बुलाने का हुक्म दिया। फौरन हुक्म बुझा लाया गया। कनीज को बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया, जबकि कनीज की बाँछें खिल गई थी। ये बात कनीज के लिए फख्र की बात थी कि बादशाह सलामत ने
उसे अपने खास दरबार में बुलाया था। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। उस कनीज का लिबास भी बड़ा प्यारा था। वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो बड़ी उम्र की औरत थी। उसने खुद को इस तरीके से बनाया हुआ था कि एक पल के लिए तो बादशाह भी ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो मुलाजमा कहीं से भी नहीं लगती। लेकिन जल्द ही बादशाह ने पूछा कि तुम अपनी अदाओं को अपनी हद में रखो, वरना हम तुम्हारी जुल्फों को काट देंगे। दोस्तों, बादशाह बड़े गुस्से में था। वो कनीज बादशाह की बात को गौर से सुनने लगी। बादशाह कहने लगा, क्या तुम जानती हो, तुम हमारी सबसे पुरानी कनीज हो। हम तुम पर बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि तुम महल में बड़ी पुरानी हो और महल के तमाम तौर तरीकों को जानती हो। दोस्तों, कनीज की निगाहें अब जमीन से लगी हुई थीं। वो सर उठाने की भी ताकत नहीं रख रही थी। बादशाह मजीद कहने लगा, हमें अच्छी तरह से उम्मीद है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। अगर ये बात तुमने जरा भी बाहर किसी को बताई तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर कनीज बेचारी कांपने लगी और कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं कभी भी आपकी किसी बात को किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। दोस्तों, कनीज की बात सुनकर बादशाह कहने लगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तो सुनो, हमारी शहजादियों के बारे में हमें एक बात मालूम हुई है कि जब हम रात को अपनी आरामगाह में तशरीफ ले जाते हैं तो तमाम शहजादियां महल से बाहर निकल जाती हैं और दूसरे मर्दों के साथ गलत सलत काम करती फिरती हैं। हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी शहजादियों पर नजर रखो। जैसे ही वो महल से जाने लगें तो हमें फौरन इतला करो। लेकिन याद रखना, अगर ये बात किसी और के इल्म में आई तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। दोस्तों, कनीज को काफी हैरत हो रही थी क्योंकि वो भी शहजादियों के मजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसने कोई बात नहीं की और कहने लगी, बादशाह सलामत, जैसे ही मुझे कुछ मालूम होता है मैं आपको जरूर इतला कर दूंगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से चली जाऊं। बादशाह ने कहा, हाँ चली जाओ। दोस्तों, उसके बाद वो डरते डरते बादशाह के महल से निकल गई, जबकि बादशाह अपने ख्यालों में गुम हो गया। जब से वजीर ने बादशाह को शहजादियों के बारे में ये सब बताया था, बादशाह काफी परेशान रहने लगा था और सोचता था, अगर मेरी शहजादियों ने ऐसा अमल किया था तो मैं उन्हें कतन माफ नहीं करूंगा। शहजादे का गुस्से से बुरा हाल था क्योंकि बादशाह एक जालिम आदमी था, लेकिन वो साथ में गैरतमंद भी था। ये बात उसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी कि रात होते ही उसकी बेटियां मोहल्ले के मर्दों के साथ हरामकारी करती फिरती हैं। दोस्तों, बादशाह को रात का इंतजार था क्योंकि वो अपनी बेटियों के पीछे जाकर अपनी आंखों से उनको पकड़ना चाहता था। अगर वजीर की बात दुरुस्त साबित हुई तो वो अपनी बेटियों को सख्त से सख्त सजा भी देना चाहता था। उसने अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह यह मंसूबा बना लिया था और कहने लगा, अगर मेरी शहजादियां दुरुस्त साबित हुई और वजीर गलत साबित हुआ तो मैं वजीर की गर्दन अड़ा दूंगा। दोस्तों, बस उसे रात का इंतजार था। जल्दी से दिन भी इख्तिताम पजीर हो गया। रात होते ही जब बादशाह सलामत अपनी आरामगाह में चले गए तो थोड़ी देर के बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। फौरन ही बादशाह ने भागकर दरवाजा खोला और वो बाहर आ गया तो सामने वो कनीज हड़बड़ाई हुई हालत में खड़ी थी। उन्होंने फौरन ही इशारा किया और बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, अभी थोड़ी देर पहले तीनों शहजादियां अपने इर्द गिर्द चादर लपेटकर महल के पीछे की दरवाजे से बाहर निकल गई हैं और हमने उन्हें गरीबों की बस्ती की तरफ जाते देखा है। मैं तो इससे आगे नहीं जा पाई। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मेरे तो ज़हमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि आपकी शहजादियां ये कदम उठाने पर आ जाएंगी। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह बेचारे के भी पैर कांपने लगे। वो ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटियां ऐसी हरकत भी कर सकती हैं और वो सोचने लगा कि वाकई मेरा वजीर सच कहता था।
بادشاہ اپنی اولاد کے معاملے میں بہت پاگل تھا۔ وہ ان سے بڑا محبت کرتا تھا، وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے سپاہی بھی ان کی حفاظت کے لیے مامور کیے ہوئے تھے۔ دوستو فوراً سے بادشاہ سلامت اپنی شہزادیوں کا پیچھا کرنے لگے۔ پیچھا کرتے کرتے اچانک انہیں سب سے چھوٹی شہزادی نظر آئی تو اس جانب کو مڑ گئے۔ تینوں شہزادیاں کافی محتاط طریقے سے چل رہی تھیں۔ کبھی وہ آگے دیکھتی تو کبھی پیچھے دیکھتی، کبھی ادھر ادھر کو دیکھتی تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ لے، اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہی تھیں کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ یہ سب لوگ اچانک ہی ایک جگہ پر رکیں اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر ایک گھر کی جانب جانے لگیں۔ دوستو وہ گھر ایک غریب آدمی کا تھا، بالکل قدیم زمانے کا، کچی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ بادشاہ کو یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ واقعی ان کی بیٹیاں یہ کام کرتی پھرتی ہیں۔ وہ اپنی حیرت کسی سے چھپا نہیں پا رہے تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس غریب گھر کی جانب چلنے لگے۔ بادشاہ کو بڑے عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ اس کی تمام بیٹیاں گھر کے اندر جا چکی تھیں۔ بادشاہ کی حالت بڑی بری تھی۔ دوستو گھر کے اندر ایک چراغ جل رہا تھا۔ بادشاہ نے اشارے سے دونوں سپاہیوں کو باہر رکنے کا حکم دیا اور آہستہ آہستہ چلتا چلتا دروازے کے قریب آ گیا اور پردے کی اور سے گھر کے اندر دیکھنے لگا۔ کیا واقعی جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ لیکن بادشاہ سلامت کو صاف طور پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ پردہ بہت موٹا تھا اور اندر کا منظر سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے پردے کو تھوڑا سا ہٹایا اور سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کی تینوں بیٹیاں قطار بنائے کھڑی ہیں اور کسی سے کچھ بول رہی ہیں، لیکن ان کی آواز بڑی دھیمی ہے اور بادشاہ کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دوستو بادشاہ نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو جو سامنے کا منظر تھا اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سر پر آسمان آ گرا ہو اور قدموں سے زمین نکل گئی ہو۔ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پیاری شہزادیاں یہ گنونا قدم بھی اٹھا سکتی ہیں۔ اس کی بیٹیاں ایک بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ وہ حیران تھیں کہ شہزادیاں ایک لاچار اور بوڑھی عورت کے قدموں میں کیوں بیٹھی ہیں، جبکہ ان کی بیٹیاں اس بوڑھی عورت کی خدمت بھی کر رہی تھیں۔ بڑی شہزادی اس بوڑھی عورت کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی شہزادی اس بڑھیا کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی۔ بادشاہ کے لیے سب کچھ حیران کن منظر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی بیٹیاں بڑی غسیل ہیں اور بڑی بدتمیز عورتیں ہیں۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی بیٹیاں کسی بزرگ عورت کی اس طرح سے خدمت بھی کر سکتی ہیں، جبکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ شہزادیاں ہیں۔ شہزادیاں تو کتنے بڑے عہدوں پر فائز ہوتی ہیں۔ شہزادیوں کے آگے تو نوکر چاکر ہر وقت گھومتے پھرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اس بڑھیا کی خدمت کیوں کر رہی ہیں؟ دوستو بادشاہ بڑا حیران تھا۔ یہی سوچتے سوچتے بادشاہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ وزیر تو بول رہا تھا کہ بیٹیاں اس کی پیٹھ پیچھے بدکاری کرتی پھرتی ہیں، جبکہ میری بیٹیاں تو ایک بڑھیا عورت کی خدمت کرتی ہیں۔ دوستو اگلے روز جب ان کی بیٹیاں ایسے ہی دوبارہ گئیں تو فوراً بادشاہ ان کے پیچھے گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر میری بیٹیاں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ دوستو اگلے روز شہزادیاں اس عورت کی بجائے کسی اور گھر میں چلی گئیں، جہاں پر کافی چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے اور لوگ بھوک سے بلک رہے تھے۔ ان بچوں کی بیمار ماں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، ان کا باپ بھی بیمار تھا۔ تینوں شہزادیاں کافی احتیاط کے ساتھ ان لوگوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے بچوں کو کھانا پیش کیا، اس کے بعد بادشاہ یہ تمام منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ بیٹیاں یہ کام کیوں کر رہی ہیں، لیکن وہ کسی طور پر بھی ان سے پوچھ نہیں پایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو۔ اب تو ان کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہر روز بادشاہ اپنی بیٹیوں کے پیچھے جاتا اور وہ کہتا تھا کہ آخر یہ کام کیوں کرتی ہیں، ان کے پاس تو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو گھر گھر جا کر غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔
दोस्तों बादशाह और भी परेशान रहने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी शहजादियां जो इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, ऐसे गरीबों और मजदूरों के घरों में जाकर नौकरानियों की तरह क्यों काम कर रही हैं। एक रोज फिर यही हुआ। बादशाह सलामत अपनी सबसे छोटी बेटी को एक औरत को कपड़े देते हुए देखने लगा। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये काम शहजादियां कर रही हैं। दोस्तों इस दिन तो बादशाह के काबू से हर बात निकल गई थी। बादशाह फौरन ही घर के अंदर दाखिल हुआ। गरजते हुए अंदाज में तीनों शहजादियों से मुखातब होकर पूछने लगा, मेरी शहजादियों, मैं कितने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम महल की शहजादियां हो, तुम्हारे आगे पीछे तो नौकरों की लाइन लगी रहती है। तुम यहाँ नौकरों की तरह ये काम क्यों कर रही हो? और मैं तुम्हारे पीछे घूम घूम कर थक गया हूँ। अब मुझे ये जल्दी से बताओ कि तुम ये काम क्यों करती हो। दोस्तों शहजादियां फौरन उठकर खड़ी हो गईं और हैरान होकर अपने वालिद बादशाह को देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर ये बात हमारे वालिद को कैसे पता चली, क्योंकि ये बात सिवाय हम तीनों के कोई नहीं जानता था। दोस्तों बादशाह एक बार फिर से गुस्से से पूछने लगा, तुम तीनों ये काम क्यों कर रही हो? इस वक्त महल से बाहर जाने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? जबकि सबसे बड़ी दोनों बेटियां बहुत बहादुर थीं। वो अपने बाप की जाना मतवज्जा होकर कहने लगीं, अब्बा हजूर, हम अपनी राया की खिदमत कर रहे हैं और तो हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए कि ये खुश हो जाएं और वापस महल को लौट जाएं। दोस्तों जैसे ही बादशाह ने अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसे और गुस्सा आ गया। वो गरजते हुए कहने लगा, तुम हमसे किस तरीके से गुफ्तगू कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप से इस लहजे में बात करती हो और गरीबों के घर आकर उनकी नौकरी चाकरी करती हो। बताओ आखिर क्या माजरा है? दोस्तों मंजली शहजादी कहने लगी, प्यारे वालिद, हम जानते हैं आप गरीब लोगों को पसंद नहीं करते। आप एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं और ये आपसे नीचे हैं, लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये आपकी राया हैं, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज बनता है। ये हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, ये हमारी भी इज्जत करते हैं, ये आपको अपना बादशाह मानते हैं, इसलिए हमें गरीब और लाचार लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। उनके हालात को जानना चाहिए और उनको बेहतर बनाने के लिए अपनी सारी कोशिश करनी चाहिए। हम गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगले जहान में हमें अल्लाह ताला को अपने अमालों का जवाब देना है। अब्बा जान, क्या आपने फिरौन और किरौन जैसे बादशाहों का नाम नहीं सुना? वो कैसे अपनी राया पर जुल्म करते थे और अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम में डाल दिया और उन्हें आग के अजाब से दो चार किया। अब्बा जान, आप भी अल्लाह ताला के अजाब से डरिए, अपनी राया पर जुल्म करना बंद कर दीजिए। दोस्तों अपनी बेटियों के मुंह से ये बातें सुनकर बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ। बादशाह के भेजे में ये बात बैठ गई और वो सोचने लगा, वाकई मेरी शहजादियों, तुम सच कहती हो। मैंने कभी भी अपनी राया से प्यार मोहब्बत से बात नहीं की, ना मैंने इंसाफ पसंदी से काम लिया, लेकिन आज मेरी बेटियों ने मेरी आंखों से पर्दे की पट्टी हटा दी है। मैं अपनी राया से माफ़ी मांगता हूँ और अपने साबका गुनाहों से अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं आइंदा अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करूँगा, चाहे जो भी गरीब हो या अमीर हो, जो भी मेरे दर पर आएगा मैं अदल से काम लूँगा और मैं किसी पर आइंदा जुल्म नहीं करूँगा। दोस्तों उसके साथ ही बादशाह अदलो इंसाफ वाला बन गया। उसने अपनी राया पर मुकम्मल तौर पर जुल्म करना बंद कर दिया और अपनी शहजादियों की शादी उसने राया के गरीब नौजवानों से करा दी, जो कि मेहनती और बहादुर लोग थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।